उसमें 2012 का जो सेट फर्स्ट है उसके हम शुरू के जो आपके 15 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। शुरू के क्वेश्चन आसान है, हर कोई बच्चा ने तैयार कर सकता है। तो आइए देखिए 2012 का जो सेट फर्स्ट है इसके क्वेश्चन। लगभग आप पिछले 10 सालों के अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, 10 या 8 सालों के, तो आपको लगभग लगेगा कि पूरे पैटर्न में एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ नए आते हैं बहुत कम। तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो ये शुरू करते हैं आज हम 2012 का सेट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जो 1 से लेकर 10 तक है आपके एक एक नंबर के होते हैं, तो शुरू के क्वेश्चन आपके ज़्यादा लेंदी नहीं होते। अब तो खैर विकल्प आने लगे हैं, पुराना पैटर्न था ये, लगभग 2016-17 से आपके विकल्प शुरू हो गए थे। तो अब 5 आपके विकल्प आते हैं। फिलहाल इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 500 को 2 की पावर एम एन गुणा 5 की पावर एन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 500 के आपको फैक्टर करने हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n क्या होता है ये। तो ये आप देखिए ज़रा, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका ये। और पहले क्वेश्चन में आप देखिए 500 के फैक्टर, ये आपका रफ का काम होता है, इसे आप रफ में कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों को ये पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर n क्या होती है। यानी आप उसको फैक्टर करने हैं, और इसके फैक्टर करने पर आपको 2 मिलेगा, या आपको फिर 5 मिलेगा, या दोनों मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है, हमने इसके फैक्टर के पहले 2 से काटा, और अब ये 2 से काटा 250 बार, 2 से काटा 125 बार, फिर अब 5 से कटेगा। तो 5 हो गया 25 पंजे 125, और 25 पंजे 25, 25 एकम 5 एकम 5। तो ये आपके इसके फैक्टर हो गए। बहुत आसान है ये। बस काम करने का तरीका आपका एग्जाम में कैसा है, इस बात पे भी आपके नंबर निर्भर करते हैं। सवाल आपको अधिकतर आते हैं, लेकिन आप जो करते हो कॉपी में वो किस प्रकार से करते हो, आप इस बात पे ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी। तो देखिए जरा, इसमें हमने क्या किया, अब हमने क्या करा, 500 हमने इसके फैक्टर, ये आपका रफ का काम हो गया था ना। आपको फिर में केवल क्या करना है, 500 2 गुणा के 2 गुणा के 5 गुणा के 5 गुणा के 5, ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो गया। 5 आपका यहाँ 3 बार आया है तो 5 की पावर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 हो गया। तो यानी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, या 2 की पावर m कर दो या n, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। m और n आपके ये दर्शाते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में देखिए 2012 का सेट फर्स्ट में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1 और 1 है। तो इसमें पहले आप सूत्र लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुपद प्राप्त करने का सूत्र, यदि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल या शून्यक आपको दिए हैं, कभी कभी आपको शून्यक भी दिए रहते हैं, तो बहुपद प्राप्त करने का सूत्र क्या है, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका हो गया। यानी x², अब शून्यकों का योग आपको दिया है इसमें -1, ये -1 हो गया, और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है 1। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसको सरल करेंगे, माइनस से माइनस के गुणों के प्लस हो जाएगा, x के गुणा 1 में करेंगे x आएगा +1, ये आपका आंसर। छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक नंबर के कम से कम आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है, तीसरे सवाल में आपको दिया है कि कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या है। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि सवाल में क्या कहा गया है। कॉस थीटा का न्यूनतम मान, तो कॉस की जो आप टेबल देखते हैं, आपको हल्की सी टेबल अगर मैं आपको बताऊं बना करके, तो कॉस थीटा की आप टेबल देखते हैं, तो जैसे आपके साइन कॉस के मान होते हैं, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। पहले 0 होता है, फिर 30 होता है, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। इसमें आप कॉस के मान देखिए तो कॉस 0 क्या होता है, 0 1 होता है, √3/2 होता है, फिर आपका 1/√2 होता है, फिर आपका 1/2 होता है, फिर आपका 0। यह कॉस की सीरीज चलती है इस तरह से। न्यूनतम मान मतलब, अब यहाँ पे 0 से 90 से 90 से आगे भी होते हैं मान, लेकिन आप अगर इस पे ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है 0 <θ < 90, यानी 0 90 के बीच में केवल। तो 0 90 के बीच में, इन्हीं 0 90 के बीच में और 0 90 भी उसमें सम्मिलित हैं, इनमें जो सबसे न्यूनतम मान है वो 0 है, और सबसे बड़ा मान है 1। तो न्यूनतम मान अगर कहा जाएगा तो यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा गया है 0। अगर क्वेश्चन में आता कि अधिकतम मान क्या है 0 से 90 के बीच और 0 90 भी जिसमें सम्मिलित हैं, तो 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, तो सीधा हम क्या लिखेंगे,
हमको आंसर कैसे लिखना है आप ये देखिए, यदि थीटा बराबर, हम क्या लिखेंगे, यदि आप क्या लिखेंगे इसमें, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जीरो सम्मिलित है या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है फिलहाल ये, तो इसमें जीरो सम्मिलित नहीं है, तो कॉस जीरो का मान होता है 1। और यहाँ पे इक्वल टू लगा है, तो यानी 90 को भी आप सम्मिलित करेंगे। फिलहाल यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा है, तो कॉस थीटा का न्यूनतम मान, कॉस थीटा का न्यूनतम मान आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे कम मान क्या है, 0 है। ये मैंने आपको टेबल में भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, एक गोले का वक्रपृष्ठ आपको 616 दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। गोले का वक्रपृष्ठ, तो हम क्या लिखेंगे, गोले, चूंकि गोले का वक्रपृष्ठ आपको दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें क्या बताना है, गोले की त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या निकालेंगे, गोले का वक्रपृष्ठ 616 दिया है, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात गोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बराबर आपको दिया है 616। अब मात्रक आप हर लाइन में नहीं लिखेंगे, यानी गोले का वक्रपृष्ठ 616 दिया है, मतलब 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616 हमको दिया हुआ है। 4 पाई का मान अगर आपको नहीं दिया रहता पेपर में, क्वेश्चन में, तो हम उसका मान 22/7 रखते हैं। आर आपका यहाँ पे निकालना है, बराबर 616। अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, केवल आपके r स्क्वायर बराबर 616, 7 इधर भाग में है, ये गुणा में जाएगा, और ये 2 आपके गुणा में है, ये भाग में आ जाएंगे। इसके बाद आपको इसको कैंसिल आउट करना है, 11 से कट गया, 11 दूना क्या 22, 11 से कट 11 पंजे 55, और 6 बचा, 11 6 66, और 4 से कट गया, 4 बचा, 4 चौक 16, और ये कटा 2 से कट गया, ये 7 बार, तो कितना आ गया आपका, ये 7 गुणा 7 यानी 49 आ गया। एग्ज़ाम में आप इतनी कटिंग ना करें, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक नंबर का सवाल है, ज़्यादा डिटेल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7, मात्रक ज़रूर लिखें, सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है वो ज़रूर लिखें, अन्यथा इसमें भी आपके नंबर माइनस हो सकते हैं। पांचवा सवाल क्या है, पांचवें सवाल में आपको सूत्र आपको पता है, 14 चैप्टर में जो है माध्यक, माध्य और बहुलक में आपको संबंध, एक सूत्र है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ये देखिए सवाल, पांचवें सवाल में, यदि बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो माध्यिका याद कीजिए। माध्यिका को माध्यक भी कहा गया है कहीं कहीं पे, और माध्यिका भी इसी को कहते हैं। तो सूत्र इसमें क्या है, चूंकि 3 माध्यिका या माध्यक, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये इसका सूत्र है। 3 माध्यिका आपको क्या दिया हुआ है, माध्यिका आपको दे रखी है इसमें, माध्यिका में निकालना है, माध्यिका हमको निकालना है, तो ये माध्यिका हमको निकालना है। 3 माध्यिका बराबर 2, माध्य में दे रखा है इसमें 16, और बहुलक आपको दिया इसमें 13। देखो एक ही नंबर के सवाल बहुत आसान है, अब ये भी अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ये दुख की बात हो जाएगी, तो कम से कम इनकी तैयारी आप अच्छी तरह से करें। 3 माध्यक आपको कितना दिया हुआ है, माध्यक थोड़े में निकालना है, माध्यक या माध्यिका, आपकी किताब में माध्यिका शब्द नहीं है, इसमें माध्यक शब्द प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे दे रखा माध्यिका, दोनों एक ही बात है। माध्य आपका 16 है, बहुलक आपका 13 है, माध्यिका बराबर, इसको आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, माध्यक लिखा हुआ है, ये मैं ब्रैकेट में लिख के दिखा रहा हूँ। 16 दूनी के 32, 32 और 13 आपका हो गया 45, 3 अब इसके बटे में जाएगा, यानी माध्यिका या माध्यक कहें, 45 के बटे में 3, यानी आपका माध्यिका आ गया 15, ये आंसर। छठा सवाल देखिए, छठे सवाल में क्या है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो अगर आपने प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ा है, आपको ध्यान है कुछ बातें, तो निश्चित घटना वो होती है जिनका घटित होना निश्चित होता है, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि प्रातः सूर्य उदय होगा, ये एक निश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता 1 है।
सिक्का फेंकने पर चित या पट आएगा, बिल्कुल आएगा। इसकी प्रायिकता 1 है। पासा फेंकने पर 7 से छोटे अंक का प्राप्त होना, ये एक निश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता 1 है। ऐसे बहुत उदाहरण हमारे पास जिनकी प्रायिकता 1 है, आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, उदाहरण देना है तो दे सकते हैं, जैसे वैसे पूछा नहीं है, जैसे पासा फेंकने पर 7 से छोटा अंक प्राप्त होना एक निश्चित घटना है इत्यादि, ऐसी बहुत सारी हैं। तो 7 से छोटे अंक के सब प्राप्त होंगे आपको। 7वां सवाल देखिए। 7वें सवाल में क्या है आपको दिया हुआ कि चित्र में आपको ये दे रखा है, देखो ये, सॉरी ये वाला चित्र है, और हमें चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता ही होगा, पाई आर थीटा बट्टे 180। तो 7वें सवाल में आपको ये एक त्रिज्यखंड दे रखा है और ये चाप होता है इसमें ओ ए बी, इसका नाम है। कोण यहाँ पे 60 डिग्री का है और इसकी जो त्रिज्या है ये 21 सेंटीमीटर है। हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180। सीधे सीधा आपका सूत्र लगना है इसमें, और आपका हो जाएगा पाई, पाई का मान नहीं दिया है इसमें, तो इसका मतलब समझिए कि हमें 22/7 रखना है। ये रूल आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। और पाई का मान 22/7, आर आपका है 21, थीटा आपका है 60/180, ये हो गया। इसके बाद आप देखिए 60 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 3 7 21, 7 से 7 कट गया, लो जी आंसर आ गया आपका। अभी ये आपका बचा हुआ है 22 आ गया। 60 से 3 बार कट गया, 3 7 21, 22 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद 8वां सवाल देखो क्या है। 8वें में आपका क्या दिया हुआ है? चित्र में BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपको एक चित्र दे रखा है और BC हमारा ये है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे। 8वां सवाल है, चित्र में दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ आपको। 8वें सवाल में हम यहाँ पे इस तरह से एक वृत्त के परिगत त्रिभुज है, इसे कहते हैं वृत्त के परिगत त्रिभुज, और त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त, इसको समझें। तो परिगत का मतलब होता है, अगर वृत्त के परिगत त्रिभुज है तो वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। नाम क्या है? ए बी सी। और यहाँ से नाम नहीं दिया इन्होंने, पर हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, और आपको ये दिया है सी आर 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है लंबाई इसकी। और ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। ये 3 5, ये 3 4। हमें बी सी इसकी लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पे जो परमें लगेगी वो लगेगी परमें 10.2, और परमें हमको लिखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि परमें क्या है? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो सी से स्पर्शरेखा खींची सी आर और सी क्यू, बी से स्पर्शरेखा खींची बी क्यू और बी पी, ऐसे स्पर्शरेखा खींची ए आर और ए पी। ठीक है, तो चूंकि किसी वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु कर दो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये बराबर होती है। यहाँ पे पर में आपको लिखनी पड़ेगी। एक नंबर का सवाल है, लेकिन देखो एक नंबर में कुछ कभी कभी बड़े भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे पर में कैसे लग रहे हैं मैंने आपको बता दिया था। ए से स्पर्शरेखा ए पी और ए आर बराबर होगी, इसी से खींचिए।
बी से खींचे बी पी और बी क्यू, सी से खींचे सी आर और सी क्यू। खींची नहीं है लेकिन ये स्पर्शरेखाओं का कार्य भी कर रही है। यद्यपि ये एक आपका ये त्रिभुज है, फिर भी ये आपका ये स्पर्शरेखाएं बन जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहें, इसलिए सी आर बराबर सी क्यू, ए आर बराबर ए पी और बी पी बराबर पी क्यू। तो सी आर बराबर सी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए आर बराबर ए पी, तो खैर बराबर आपको दिखाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर। और बी पी बराबर बी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर। इसलिए बी सी बराबर, तो बी सी क्या हो गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू कितना है देखो, आ गया 5, सी क्यू कितना आया 4, और 5 4 9, और मात्रक जरूर लिखें सेंटीमीटर है यहाँ पे, सेंटीमीटर। 8वां सवाल देखें अब, नहीं सॉरी 9वां सवाल है अब आपका। 9वें सवाल में क्या है, 9वें सवाल में आपको दिया हुआ है, ये देखिए 9वां सवाल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 में आपके आएंगे, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 1 से शुरू होंगी, तो क्या करेंगे 9वां। प्रथम 10 प्राकृतिक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। बस गलती क्या वाली होती है कि बहुत से बच्चे जो शून्य ले लेंगे, वो गलत है। प्राकृतिक संख्याएं शून्य से शुरू नहीं होती, 1 से शुरू होती हैं। शून्य से होती है पूर्णांक। पूर्णांक में भी फिर आपकी 3 कैटेगरी हो जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, वो अलग हो गया। फिलहाल प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करेंगे, इनका जोड़ करके आपका जाएगा 55। ठीक है, 55 आ गया। अतः प्राकृतिक माध्य, तो माध्य क्या होगा, कुल संख्याओं का योग। बहुत आसान सवाल है, देखो ये सब, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या, या कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कई प्रकार से लिख सकते हैं। योग आ गया 55, संख्या थी 10, और भाग दे के आ गया 5.5, ये आ गया आपका। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए योग, सॉरी 55 नहीं आएगा ये, 2 मिनट, 10 और 19 सर 8, 27 सर 7 34 अच्छा 40 अब 45 49 52 53 54 55 55, ठीक है 5.5 आएगा, सही है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके बाद आपका है 10वां सवाल। देखो अगर आपको ये मेथड इस तरह से नहीं, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आप n पदों का योग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 10n/2, n आपका हो गया 10, 10/2, 2a, 2 यानी आपका a आपका प्रथम पद हो गया, इसमें d आपका ये रहेगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर इससे अगला सवाल देखिए, इसमें 10वां सवाल आपका है। 10वें में क्या है, 10वें सवाल में देखिए आपको दिया हुआ है इसमें कि बिना ग्राफ की सहायता से आपको ये बताना है कि ये जो दो आपको समीकरण दे रखी हैं, ये प्रतिच्छेदी करेंगी, समांतर होंगे, या क्या बोलते हैं उसे, संपाती होंगी। तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो, इसका भी आप रूल आप जानते होंगे, पहले भी अगर आपने किए हुए हैं। तो 10वें में आपका क्या है, हाँ 10वां सवाल है ये। आपको समीकरण दे रखे हैं, देखो 2x + 4y = 12, इधर था मैंने इधर लिख लिया।
क्वेश्चन में 12 इधर था माइनस में, मैंने इधर लिया है प्लस का 12 कर दिया। समीकरण 1। वैसे इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, तो ये आप ध्यान देंगे अगर चीज़ का, तो आपको भाग दे देना चाहिए। या करके हम क्या कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छिंग 12। अब इसको समीकरण 1 हम नाम देंगे। फिर आपको दिया है x प्लस 2y, और इधर 4 लिखा है माइनस का, मैंने इधर कर दिया, उसको प्लस कर लिया है, मैं उसको दाएं पक्ष में ले आया समीकरण 1 और 2 से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ a1 अपॉन a2, एक्स का गुणांक a1, यहाँ x का गुणांक a2, तो 1/1 यानी 1। b1 अपॉन b2 2/2 यानी 1। c1 अपॉन c2 यानी 6/4, ये हो गया 3/2। हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 ये दोनों एक के बराबर हैं, c1/c2 इसके बराबर नहीं है। हम क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कौन सी स्थिति है, ये बन गया आपकी कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, कोई हल नहीं है, लिखना चाहें तो। पर आंसर ये नहीं है, आपसे पूछा गया रेखाएं कैसी होंगी, तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर होंगी। ऐसे में समांतर होती हैं, समांतर होंगी। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तब अनंत हल वाली स्थिति होती है, और अनंत हल में रेखाएं समपाती होती हैं। और जब पहले दो बराबर नहीं आते हैं, तीसरे को फिर नहीं देखते वहाँ पे, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है। इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है, रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो मैंने तीनों बातें आपको बता दी हैं। अब 11वां सवाल देखिए। 11वें में आपका क्या है, 11 सवाल में आपका सेक स्क्वायर, देखो ये किताब का सवाल नहीं, बाहर से सवाल, इसको आप जरा देखिए। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए से 11वें सवाल में सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा बराबर के, हमें के का मान निकालना है। अब ये सवाल किताब का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे करना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, नहीं बराबर नहीं है, अभी ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में देखो, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर के। तो कौन से सूत्र का प्रयोग किया हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में था, तो हम इसे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिख देंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका ए का स्क्वायर, ए का साइन थीटा का स्क्वायर आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये भी सूत्र है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चूँकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत अच्छा काम माना जाएगा अगर आप इस तरीके से जो सूत्र प्रयोग हो रहे हैं उन्हें आप साइड में ब्लैक पेन से दिखाएं, तो बहुत अच्छी बात है। और सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस को हम 1 के सेक, तो कॉस स्क्वायर को 1 के सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर को 1 के कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 1 के कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 के कॉस स्क्वायर थीटा, इधर तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा 28, एक और इससे कैंसिल हो गया 1, सॉरी इधर के था हमारा, और के बराबर आपका क्या आ गया 1, या के बराबर 1, ये हो गया। देखो अब था सवाल नंबर आपका अगला 12वां। देखिए 12वां सवाल, 12वें सवाल में क्या, एक बक्से में इस तरह के सवाल भी बहुत आते हैं, बड़े आसान सवाल है, आप थोड़ा समझिए जरा, प्रायिकता का सवाल है ये। 4 लाल 3 सफ़ेद और 2 नीले कंचे हैं एक बक्से में। इस बक्से से आदर्शतः एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि सफ़ेद है नीला है। और अथवा में जो दूसरा दिया है, ये आपका जो पिछला आपका सेट हुआ था 2000, ये 2-3 बार मैं करा चुका हूँ इसे। ठीक है, तो इसको आप ज़रा देख लेना। पहले आप ये देखिए 12वां सवाल का पहला, तो 12वें में क्या है, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं 4, सफ़ेद कंचे
ये कितने हैं 3 नीले कंचे, ये कितने हैं 2, 4 3 7 और 2 9, तो कुल कंचे कितने हो गए, कुल कंचों के 4 6 7 8 9 हो गए। अब एक कंचा यादृच्छिक छाया निकालने पर उसके, पहला पार्ट इसका सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता। मैं कल आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा, बाकी आंसर सबको पता है। सफ़ेद कंचे की प्रायिकता 3 बटे कुल कंचे 9, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 3। सूत्र आप जरूर लिखें, मैं नहीं लिख रहा हूँ पर आपको लिखना है, बटे कुल परिणामों की, कुल संभावित परिणामों की संख्या 9, यानी 1/3 सफ़ेद कंचे की प्रायिकता हो जाएगी। मतलब 3 बार अगर आप थैले में हाथ डालेंगे तो 3 घटनाएं ऐसी होंगी कि आपके हाथ में सफ़ेद कंचा होगा। अब वो 3 घटनाएं पहली होंगी, तीसरी होंगी, चौथी होंगी, पहली चौथी नौवीं होंगी, सातवीं आठवीं नौवीं होंगी, ये हम नहीं कह सकते। तो 3 घटनाएं हमारे अनुकूल हैं। संभावना है कि 9 कंचों में से कोई सा भी कंचा निकल सकता है, तो ये संभावित परिणाम हो गए। सेकंड क्या है इसका, सफ़ेद नीला कंचा होने की प्रायिकता। तो नीला होने की प्रायिकता, तो नीले कितने हैं 2, 2 घटनाएं हमारे अनुकूल होगी, बटे 9, ये आपका आंसर। इसका कोई मात्रक नहीं होता प्रायिकता में, आपके लिए थोड़ा यहाँ पे आराम है कि आपको मात्रक लिखने की कोई आपको टेंशन नहीं है। ठीक, 13वां इसमें जो आपका सेकंड पार्ट है इसका, नहीं ये थोड़ा अलग है इसका, ये आपका ऐच्छिक का सवाल, इसे आप देख लीजिए। एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। यदि इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे आप देखिए ज़रा, क्या है सवाल। सवाल ये है, ये ऐच्छिक का सवाल है। बहुत से बच्चे ऐच्छिक पर्सनली करते नहीं है, इसमें कुछ खास सवाल करने चाहिए। इसमें आ रखा है देखो, 5 सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद गेंद कितनी है, सफ़ेद गेंद है 5, कुछ नीली हैं, तो माना नीली गेंद कितनी है। अब नीली गेंद की संख्या नहीं दे रखी है, हमने एक्स मान लिया। थोड़ा अलग सवाल है, अगर ये अकेले में आएगा तो आपके लिए कठिन है समझो, भी तो अथवा में आ रखा। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि हर बार ऐसे ही आए, ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा नीचे वाला, ऐसा नहीं है। एक्स है अब, ठीक है। अब कुल गेंदें कितनी होंगी, तो कुल गेंदें होंगी 5 + एक्स। अब यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगनी हो, तो हम दोनों गेंद निकालने की प्रायिकता निकालते हैं। तो नीली गेंद निकलने या निकालने की प्रायिकता, तो पी, नीली को हम ब्लू बोलते हैं, पी भी बोल देते हैं। नीली गेंद कितनी है एक्स, कुल गेंद कितनी है 5 + एक्स, है तो देखो आसान सवाल है भी। और नीली के बाद क्या है सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता पी, सफ़ेद को डब्लू बोलते हैं वाइट। सफ़ेद गेंद कितनी है 5, 5 बटे और कुल गेंदें 5 + है, यानी कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब प्रश्नानुसार क्या है लिखा है, नीली गेंद निकलने की प्रायिकता यानी एक्स, चलिए यहाँ लिख देंगे पी बी, नीली गेंद निकलने की प्रायिकता सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगनी है, इसकी दुगनी है। नीली गेंद निकलने की प्रायिकता पी बी, सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता पी डब्ल्यू की दुगनी है। पी बी कितना हो गया x/5 + x, और सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता ये हो गया, क्या मान रख दिया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। x बराबर कितना आ गया 2 पंजे, यहाँ पे गुणा है ये 10, यानी नीली गेंद पूछा गया था आपसे, नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंद कितना माना था x, अतः नीली गेंदों की संख्या 10, अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। आंसर ज़रूर लिखें लास्ट में। सेकंड लास्ट है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या है, निम्नलिखित समीकरण को वज्र गुण विधि से हल कीजिए। वज्र गुण विधि हालांकि इस साल आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आप देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपको दे रखा है 8x, कैसे होती है बज गुणा इसे समझिए। हालांकि जब मैं क्लास वीडियो में कराया था मैंने, जब ये चैप्टर आपको हुआ था 30 पॉइंट आपका 5 में ही है। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, समीकरण एक आपकी ये होगी। और आपको हो गया 3x प्लस के 2y इक्वल टू 4, ये आपकी होगी। इसमें क्या होता है, एक गुणांकों का क्रम होता है। देखो A1 ये B1 ये C1, A2 B2 C2, Y1 XY, ये आपको जो एक क्रम है, ये क्रम आपको याद करना है पहले। Y का मतलब यहाँ के इसके गुणा 5 और 2, Y 2 बार है तो यहाँ बहेगा 5 और 2। 1 का मतलब ये अचर पद 9 4, X का मतलब ये गुणांक 8 और 3, ये हो गए। ये भी आसान मेथड है। इसके बाद आपको पहले गुणा ऊपर से नीचे करनी है। पहले आप लिखेंगे x बटे, फिर यहाँ लिखेंगे y बटे, और फिर लिखेंगे -1 बटे। ये भी आपको याद रखना है। पहले ये गुणा करनी है ऊपर से नीचे, 5 की गुणा 4 में करेंगे, यहाँ माइनस है, सूत्र के हिसाब से यहाँ माइनस है। फिर ऊपर बाद में ये वाले गुणा करेंगे, इसको डायरेक्ट में करो मैं 2 की गुणा 9 में, फिर ये वाले गुणा करेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे 9 3 माइनस, फिर ये वाले गुणा करेंगे। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो। फिर ये 2 की गुणा 8 2, फिर ये वाले गुणा 3 5, क्या हो गया देखो, 5 चौक 20, 9 दूना के 18, 9 तिया 27, 8 चौक 32, और आपको हो जाएगा ये 8 दूना के 16, 3 पंजे 15। एक और स्टेप हो, अभी आपको हल करना है, इसमें माइनस करना है, माइनस के सॉरी 2 आ गया, और ये माइनस के 27 से 5 32, -1/16 के 1। अब इसको और इसको लेंगे पहले और तीसरे संबंध से, तो यदि x/2 बराबर -1/1, तो x का मान क्या आ गया -2। और यदि यानी पहले और तीसरे को लेंगे तो x का मान निकलेगा। फिर दूसरे और तीसरे को बराबर रखेंगे, y बटे -5 -1/1, वाई बराबर आपका आ गया 5, और ये आपका आंसर आ गया। आप पुष्टि कर सकते हैं, -2 और 5 यहाँ रखिए, -2 और 5 -16, 5 25 25, और ये -16 9, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके कोर्स में है इस बार। ये क्या आपका सॉरी ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन छूट गया हमारा 13, अब इसको कराऊंगा मैं गलती से 13 के बाद 13वां ये नहीं था। एक्चुअल में ये जो सवाल कराया मैंने ये 12वें का अथवा था, ये 13वां नहीं था, 12वें का अथवा था, और 14, ठीक है। 13वां अब देख लीजिए आप, ये है 13वां सवाल। देखिए 13वें सवाल में क्या है आपको दिया हुआ इसमें कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 2-5 और b -2 9 से समदूरस्थ हो। x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसकी कोटि यानी y निर्देशांक 0 होता है। तो ये देख लीजिए, इसमें कोई बिंदु ऐसा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और दो बिंदु हैं, केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ये आपका है 13वां सवाल। 2-5 है, ये बिंदु a, 2-5, ये बिंदु b, -2 और 9, और x अक्ष पर कोई बिंदु है p, इसके निर्देशांक होंगे x और 0। अपनी सुविधा के लिए हम इसमें लिख सकते हैं, ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। वैसे तो ये भी आपके x1 y1 रहेंगे, तो फिर भी अब ये जो आपके बिंदु a है और b है, ये p से समदूरस्थ है, और बिंदु p x अक्ष पर है, ठीक है, ये आपका हो गया। और अब इसमें आप ये देखिए कि जो समदूरस्थ वाली दूरी वाला जो सूत्र है वो हम इसमें लगाएंगे। कैसे, पहले हम लिखेंगे पहले हम लिखेंगे माना बिंदु a 2-5 तथा b -2 9 से
एक्स अक्ष पर समदूरस्थ बिंदु, जो समदूरस्थ बिंदु है, इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर जो स्थित है वो क्या है, x0, यानी p x0 है। ठीक, इसलिए AP बराबर BP, इसलिए AP बराबर आपका हो जाएगा BP। AP बराबर BP, दो दूरियां बराबर, इनके वर्ग भी बराबर होंगे, तो हम यहाँ वर्ग कर देंगे क्योंकि हमें वर्गमूल नहीं चाहिए इस समय। अब AP यानी दूरी का सूत्र लगेगा AP, तो क्या करेंगे इसमें, x-2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका, देखो x-2, यहाँ से देखिए x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर इधर x+2 का होल स्क्वायर 0 -9 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का y-2। वैसे ये लिखना ठीक नहीं था यहाँ पे, इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है क्योंकि दो बिंदु हैं, आपको चेंज करने पड़ेंगे। आपको अपने दिमाग में ही समझना है कि x1 y1 है, इसके लिए x2 y2 है, फिर x1 y1 है, फिर इसके लिए x2 y2 है। ठीक है, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का, माइनस का प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, दूरी का सूत्र लग रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया, देखिए इसको, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस था तो प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और 0 -9 का होल स्क्वायर। बाद देख लेते हैं, सही है, सही है। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, बहुत आसान है, x का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, x का स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x प्लस के 81, बराबर के दोनों पक्षों में अगर सेम पद हैं तो वह कैंसिल आउट हो जाते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस के 4x प्लस के 25, यहाँ 4x प्लस के 81, 4x किधर आ जाएगा, माइनस का होगा, -4x माइनस के 8x, और 25 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो घटा देते हैं, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 56 आ गया, और x बराबर 8 7 56 माइनस के 7 आ गया। अतः अभीष्ट बिंदु, तो x निर्देशांक हमें चाहिए था, y निर्देशांक यहाँ पे 0 है, तो बिंदु आ गया, अतः अभीष्ट निर्देशांक, अतः अभीष्ट निर्देशांक क्या हो गया, निर्देशांक हमेशा आप ब्रैकेट में दिखाएं इस तरीके से, -7 और ये लास्ट सवाल देखिए क्या था, 14 मैंने करा दिया, 15वां, ये आपका किसका है, रचना का है। देखिए इसमें, इसको ध्यान से समझना, ये आपके कोर्स में इस साल है, आपके कोर्स में क्या है, 7.8 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, बड़े भाग के नाप भी लिखिए। ठीक है, 7.8, तो हम क्या करेंगे, 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, इसमें काफ़ी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी ऊपर, इसलिए मैं इसको इस पेज में शुरू से ऐसा कर रहा हूँ। तो ये मैंने काफ़ी ऊपर जगह छोड़ी है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है, 7.8, ये 7.8 खींच दिया मैंने, ये 7.8 खींच दिया। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आप ये देखिए, नाम देश का BC, कुछ भी नाम दीजिए, ये, और एक न्यूनकोण बनाती हुई लंबी किरण खींच दी हमने, न्यूनकोण बनाती हुई, तो इसके लिए आपको बड़ा स्केल लेना पड़ेगा, काफ़ी लंबी किरण खींचनी आपने, ये मैंने काफ़ी लंबी किरण खींच दी, ये देखिए काफ़ी लंबी खींची यहाँ तक, क्योंकि एक बार अगर आपने छोटी खींची, दोबारा आप स्केल रखेंगे तो फिर लाइन थोड़ी गड़बड़ दिखाई देती है, ये खींच दिए। न्यूनकोण कोई भी कोण बनाओ, न्यूनकोण आप जानते हैं 90 से कम कम के, ठीक है, बस सीधे मत रखना ऐसे, इससे कम ऐसे रखो, ऐसे हो जैसा चाहे रखना चाहो। अब यहाँ पे आपको जो अनुपात बनाने हैं वो 5:8 है, 5:8,
आप देखिए आपको 5:8 में विभाजित करना है। इनका जोड़ कितना आ गया 13। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 13 बराबर भाग करेंगे, इसके पूरे के 13 बराबर भाग करेंगे। अब इसमें जब 13 भाग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा दूरी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भाग करने में तो थोड़ा कम ही लेना। इसके 13 भाग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्योंकि जो भी आपको अनुपात दिया रहेगा, अगर 7:9 दिया होता तो 9 7 और 9 16 करते, 5:3 दिया होता तो 5 और 3 8 करते। जो भी दिया हुआ इसका योग कर देंगे। यहाँ पे नाम लिख देंगे इसके, देखो कैसे लिखने हैं। इसका B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13। ठीक है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है इसमें, ये वाला, ये साल आपके कोर्स में ध्यान रखना, इसको मिला देंगे इससे। B13 को C से मिला दिया, ये मिला दिया B13 को C से, ये पूरा मिला दिया B13 को C से। और अब इसके समांतर देखो यहाँ पे क्या है, 5:8 था, तो B5 वाला 5 वाला जो भाग है B5 ये रहा हमारा। B5 यहाँ से इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो अगर आप सेट स्क्वायर से खींचना चाहते हो तो सेट स्क्वायर से खींचिए, और कंपास से वैसे थोड़ा कंपास हिलने का डर रहता है, तो मैंने दोनों बताए हैं। अगर रचना वाला चैप्टर आपने देखा तो मैंने दोनों मेथड से सिखा रखा है। फिलहाल मैं इसको कंपास से खींच रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया इस लाइन पे, कि कंपास का कोई एक, वो सॉरी क्या नाम है, सेट स्क्वायर का एक आप यहाँ सेट करना है, दूसरा इसमें सपोर्ट लगा देनी। ये सपोर्ट लगे यहाँ पे, ये फिर इसको ढंग से सेट कर देना। यहाँ पे ये सपोर्ट लगा दी, और ये हमने कहाँ तक बढ़ाया, B5 तक बढ़ाया, ये B5 ये आ गया। और यहाँ पे आप इसके समांतर, ये अब बिल्कुल इसको हिलाना नहीं है, इसके समांतर आपने खींच देना है। डैश में खींचेंगे इसको, इसके समांतर खींच दिया, ये देखिए, और ये इसके समांतर खींच गया। अब ये ठीक इसके समांतर है, और यहाँ पे नाम देंगे हम B5 पर, ही देंगे C', कुछ भी नाम दे दो, ये आपका आ गया। और इसके बाद नापने पर ये कितना आएगा, तो आपसे पूछा गया इसमें कि बड़े भाग, तो बड़ा भाग इसका ये वाला है, इसको नापते हैं तो ये आपका आएगा लगभग 4.8 करीबन आएगा आपका, समथिंग ये। अब एक्यूरेट होगा ये, क्योंकि पेंसिल थोड़ी मैंने मोटी ली, आपको दिखाई दे, हालांकि पेंसिल थोड़ी आपको बारीक लेनी है। मैं बारीक लेता तो आपको इतना क्लियर नहीं दिखाई देता। तो ये अब इसमें आप सही इसको क्या कर सकते हैं, 7.8 है। इसमें पेंसिल थोड़ी बारीक रखना बिल्कुल, तब एक्यूरेट आपका आ जाएगा ये। फिर इधर का नाप के देखना आपका कितना आता है, और इधर का नाप करके जो भी आपका आएगा लगभग ये आपका 3.1 आया है। तो इसको नाप करके आपको लिख देना कि इतना आया है इसमें ये। हालांकि बड़े भाग पूछेगा तो ये वाला भाग आपको लिखना है C', ये आपको लिख देना, रचना के चरण इसमें नहीं लिखने, थोड़ा बहुत लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये आपका 2 नंबर में, 3 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है, तो रचना आप ज़रूर लिखें, ये आपका रचना कंप्लीट होगी। बाकी अगले सवाल जो आप इसके देखेंगे 2012 के, उसके लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें, और अभी आप इन सवालों का पुनः अभ्यास ज़रूर करें।